दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूं कि चूंकि भारत के द्वारा नया रक्षा बजट यानी 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए रक्षा क्षेत्र पर कितना पैसा खर्च होगा उसका घोषणा किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो आम बजट होता है उसी में रक्षा बजट का भी घोषणा कर दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। जो इस बार का रक्षा बजट रहा है वो है 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अगर भारतीय रुपए में बात किया जाए तो 6.21 लाख करोड़ रुपए। और साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए जो कुल खर्च इस बार बजट के माध्यम से होने वाला है, जो भी धनराशि उसका लगभग 13% एग्जैक्ट फिगर में है 13.04% कुल बजट का इस बार रक्षा बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब जब से भारत के द्वारा इतना भारी भरकम यानी 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट प्रस्तुत किया गया है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे, चीन में क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे, आखिर इतना बड़ा डिफेंस बजट के पीछे रीज़न क्या है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार का एक लक्ष्य है रक्षा बजट को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। तो इस बार का जो बजट है पिछले बार का जो बजट है 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर, उससे 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर ज़्यादा है। तो सीधे भारत सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया कि जो 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर है उसमें 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का और इजाफा करता और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट प्रस्तुत कर देता इस बार, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ उस पर भी बात करेंगे। आखिर पाकिस्तान के द्वारा क्या कहा जा रहा है, तो देखिए पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें ये खबर चल रहा है और उसमें भी पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है या मेन स्ट्रीम मीडिया है दोनों में ये खबर चल रहा है कि भारत हमला करने वाला है, भारत के द्वारा इतना बड़ा बजट प्रस्तुत कर दिया गया है। अगर चीन की बात किया जाए तो चीन में वन पार्टी का सरकार है यानी कि यहाँ कम्युनिस्ट सिस्टम है, जबकि हमारा देश तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो अगर चीन की बात किया जाए, चीन में मीडिया पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है और उसमें भी अगर बात करें सरकारी मीडिया का तो उसका क्या कहना, वो तो बस सरकार के इशारों पर चलती है। तो चीन का सरकारी न्यूज़ एजेंसी है जिन्हुआ न्यूज़। ये जिन्हुआ न्यूज़ का ये कहना है कि भारत ने जब इतना बड़ा डिफेंस बजट प्रस्तुत किया है इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आएगा, अस्थिरता आएगा। ये जिन्हुआ न्यूज़ का कहना है। ये पूरा रीजन कहने का मतलब भारत पाकिस्तान ये जो बॉर्डर एरियाज़ है यानी कि भारत और चीन का, और साथ ही साथ ये जो बंगाल की खाड़ी है और ये जो अरब सागर है, यानी कि चीनी मीडिया का ये कहना है कि इस पूरे रीजन में डिस्टर्बेंस आने वाला है। अब चलिए अब ये समझते हैं आखिर इतना बड़ा डिफेंस बजट के पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीज़न है चारों तरफ मौजूद दुश्मन, चारों तरफ मौजूद शत्रु। सबसे पहले इस लोकेशन में बात करते हैं, यानी भारत का जो उत्तरी और पूर्वी रीजन का जो सीमा है, अगर यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पर चीन है, यानी कि ये जो रीजन है यहाँ चीन से सीमा साझा होता है। और चीन भारत की अगर बात किया जाए तो बहुत सारा ऐसा लोकेशन है, चाहे वो लद्दाख हो या अरुणाचल हो या इवन उत्तराखंड हो, यहाँ पर कुछ न कुछ विवाद होते ही रहता है। इस वजह से सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, बॉर्डर पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा खर्च तो करना ही पड़ेगा। अगर इस लोकेशन की बात करें तो ये चूँकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के करीब है, और ये जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉक्सी कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की सेना डायरेक्ट इस रीजन में कुछ नहीं करता है, वो भारत के आतंकियों को आगे रखता है और उनको भारत में घुसपैठ कराता है और बम ब्लास्ट, कुछ भारत में सिविलियन को मार देना, पुलिस अधिकारियों को मार देना, कुछ इस तरह का वारदात पाकिस्तान के द्वारा इस रीजन में कराया जाता है। यानी कि भारत की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान भी एक खतरा है, इस वजह से डिफेंस बजट को बढ़ाना जरूरी है। इसके अलावा दिसंबर 2023 का एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये सैटेलाइट इमेज है। अब इस इमेज से इस बात की पुष्टि होती है कि दिसंबर 2023 में पाकिस्तान का जो समुद्री क्षेत्र है यहाँ पर चीन का न्यूक्लियर सबमरीन देखा गया था, यानी चीन का परमाणु पनडुब्बी देखा गया था। इसके अलावा कुछ अन्य लोकेशन को देखिए। ये चूँकि मालदीव है, पिछले महीना ही भारत मालदीव के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। मालदीव में एक लोकेशन है, एक द्वीप है जिसका नाम है फियोदो फिनलोह। अब ये जो फियोदो फिनलोह द्वीप है जो मालदीव की राजधानी माले से ऊपर है, फियोदो फिनलोह
के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर चीन के द्वारा नेवल बेस बना दिया गया है। यानी चीन के नेवी का एक परमानेंट जो स्टेशन है वो फियोदो फिनलो जो मालदीव की राजधानी माले के ऊपर है वहाँ बना दिया गया है। तो ये भी तो भारत के लिए खतरा ही है। इसके अलावा ये चूंकि लोकेशन है श्रीलंका का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर है हम्बनटोटा बंदरगाह। इस हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने चीन को 99 वर्ष के लीज पर दिया है और यहाँ कई बार चीन की नौसेना को भी देखा गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं भारत के लिए कहाँ कहाँ पर खतरा है। अब चूंकि जो खतरा है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, चाहे बंगाल की खाड़ी का रीजन हो या अरबियन सागर का रीजन हो, इन दोनों ही लोकेशन पर चीन अपनी नेवी का प्रभाव लगातार बढ़ाते जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा दोस्तों कारण है जिस वजह से हमें अपने डिफेंस बजट का जो साइज है उसको बढ़ाना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अब कुछ डाटा को देखते हैं। ये जो डाटा आपको दिख रहा है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दुनिया में कौन सा देश अपने डिफेंस बजट पे कितना पैसा खर्च करता है। सबसे पहले यहाँ पर है अमेरिका। दुनिया में रक्षा बजट पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है अमेरिका। वार्षिक रूप से यानी एनुअल रूप से उसका जो कुल खर्च है वो है 877 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक। उसके बाद नंबर 2 जो खर्च करता है अपनी सेना पर और पूरा रक्षा साजो सामान पर वो चीन है। चीन का डिफेंस बजट है यानी रक्षा बजट है 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नंबर 3 पर रशिया है 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब यहाँ मैंने प्लस कुछ ऐसा लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि रशिया का जो एक्चुअल डिफेंस बजट है वो इतना नहीं है। ये जो राशि है जो उसका डिफेंस बजट है प्लस जो एक्स्ट्रा फंड रशिया के सरकार ने वहाँ के डिफेंस मंत्रालय को दिया है, दोनों को जोड़कर 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर है इस बार का वहाँ का कुल खर्च, चूँकि रशिया का यूक्रेन के साथ वार चल रहा है। तो नंबर 3 पर रशिया है और नंबर 4 पर हमारा देश भारत 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे 2023-24 का जो डिफेंस बजट रहा भारत सरकार का वो है 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2023-24 में जो समय बीत चुका है उसमें सिर्फ 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही खर्च हुआ, इससे ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। या एक और बात को आप समझे, 2024-25 के लिए चूंकि इतना धनराशि का आवंटन किया जाएगा तो क्या सिर्फ इतना ही धनराशि खर्च किया जाएगा? तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर है सिर्फ इतना ही खर्च होगा। अगर कोई इमरजेंसी वाला हालात उत्पन्न होता है तो सरकार उसके लिए एक्स्ट्रा फंड, इमरजेंसी फंड भी उपलब्ध कराती है। अब जैसे कि पिछले वर्ष ही जो कुल खर्च था 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा था, सरकार ने पिछले वर्ष भी एक्स्ट्रा फंड उपलब्ध कराया था। दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है, भारत सरकार का जो सपना है वो ये है कि डिफेंस बजट का आकार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाए। इस बार जो इजाफा किया गया पिछले वर्ष की तुलना में वो 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत सरकार ने इजाफा सिर्फ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ही क्यों किया, बहुत ज़्यादा इजाफा क्यों नहीं कर दिया, 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इजाफा क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि अगर 67 में 33 जोड़ दिया जाए तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाता। आखिर भारत सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है इन्वेस्टर। अब क्या है चलिए समझते हैं। दोस्तों अगर हम अपने देश भारत की बात किया जाए तो हाल फिलहाल के दिनों में पश्चिमी यूरोप और अमेरिका से इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ है। यानी कि जो पश्चिमी देशों के इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भारत में पैसा लगाने से अब हिचकिचा नहीं रहे हैं। दोस्तों किसी भी देश का इन्वेस्टर अगर किसी दूसरे देश में पैसा लगाता है तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर को वो ध्यान देता है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि उस देश में परिवहन की क्या स्थिति है। जैसे अगर हमारे ही देश भारत में बात किया जाए तो कोई इन्वेस्टर पैसा जो लगा रहा है तो वो इस बात पर भी ध्यान देता है कि भारत में ट्रांसपोर्टेशन का क्या स्थिति है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, फिर आगे मैं आपको और बताऊंगा। ये जो लोकेशन दिख रहा है ये दादरी है, यहाँ पर सोननगर है, ये दंकुनी है और ये मुंबई है। अगर दादरी की बात किया जाए तो दिल्ली से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर इसका लोकेशन है, यानी ये दिल्ली के नज़दीक है। सोननगर बिहार में है और दंकुनी की अगर बात किया जाए तो ये कलकत्ता से महज 20 किलोमीटर ऊपर स्थित है, यानी ये कलकत्ता हावड़ा के काफ़ी करीब है और ये मुंबई महाराष्ट्र में तो है ही। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, FREIGST। फ्रेट का मतलब हुआ माल गाड़ी, कॉरिडोर का मतलब रास्ता, यानी कि ऐसी रेल के पटरिया जिस पर सिर्फ मालगाड़ी ही जाएगा। डेडिकेटेड का मतलब
समर्पित, यानी ऐसी रेल की पटरियाँ जिस पर सिर्फ मालगाड़ी ही दौड़ेगी, मालगाड़ी ही जाएगा, वही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दादरी से लेकर सोननगर से लेकर दंकुनी तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जबकि दादरी से ये राजस्थान और आगे गुजरात होते हुए महाराष्ट्र तक ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड में है और ये ईस्टर्न साइड में है। अब बात करते हैं कि आखिर इनका निर्माण अभी तक हुआ है कि नहीं। तो जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो दादरी से दंकुनी तक है टोटल, इसमें निर्माण कार्य सोननगर तक हो चुका, यानी दादरी से सोननगर तक रेल पटरियों को बिछा दिया गया है और साथ ही साथ मालगाड़ियों का आना जाना भी इस ट्रैक पर प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ स्पीड भी ठीक ठाक है, 80 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियाँ यहाँ पर दौड़ भी रही हैं और बहुत ही जल्द आगे दंकुनी तक भी इसका निर्माण हो जाएगा। और ये जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, इसमें भी मैक्सिमम निर्माण कार्य अभी तक हो चुका है। और अगर ओवरऑल ये जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, इसमें अगर कुल लंबाई की बात किया जाए तो अभी तक लगभग 2500 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, यानी कि 2500 किलोमीटर तक रेल की पटरियाँ बिछाई जा चुकी हैं और जिस पर जो कुल खर्च है 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। यानी कि अगर एवरेज निकाला जाए तो पर किलोमीटर जो फ्रेट कॉरिडोर है, मालगाड़ियों के लिए जो डेडिकेटेड पटरियाँ बिछाई गई हैं, तो पर किलोमीटर का जो खर्च है वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा बैठता है। तो अब देखिए, थोड़ा देर पहले मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये बताया कि जो इन्वेस्टर हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी देश में परिवहन का कितना विकास हो रहा है। अब चूंकि हमारे देश में जो परिवहन है उसको तेज किया जा रहा है, उसको फास्ट किया जा रहा है। आप और थोड़ा विस्तार से समझें, जैसे कि दादरी दिल्ली, यहाँ से मुंबई तक कोई मालगाड़ी चला अभी नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ 20 वर्ष पहले। यहाँ से यहाँ तक जाने में उस मालगाड़ी को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, कई बार उसको रुकना पड़ता। 20 साल पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इससे जो पैसेंजर को कैरी करने वाला ट्रेन है वो भी तो उसी लाइन पर चल रहा था। तो अब क्या किया गया है, अब हालात को बदल दिया गया है। अब ये जो रेलवे लाइन बिछाया गया है सिर्फ मालगाड़ियों के लिए है, डेडिकेटेड रूप, समर्पित रूप से। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो फ्रेट कॉरिडोर है भारत के विकास में कितना ज़्यादा सहायक होने वाला है। और साथ ही साथ जो ऐसे फ्रेट कॉरिडोर होते हैं किसी भी इन्वेस्टर को आकर्षित करते हैं और इन्वेस्टर इस वजह से उस देश में अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये तो बात हो गया 2 फ्रेट कॉरिडोर का। आने वाले समय में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही फाइनल कर दिया गया था कि 4 अन्य डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी निर्माण भारत में किया जाना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जितना ज़्यादा इस तरीके से परिवहन का विकास होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण होगा, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है किसी भी देश में, चाहे भारत हो या किसी भी देश में, पैसा लगाने का उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। अब चूंकि भारत सरकार बहुत ज़्यादा फोकस है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के, तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा और भी बड़े स्तर का इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो आप किसी भी लोकेशन में हैं, हर जगह आपको एक्सप्रेसवे दिखी जाएगा। हर जगह कहने का मतलब आप जहां पर भी हैं उसके 20, 30, 40 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई एक्सप्रेसवे या तो बन रहा होगा या उस पर परिवहन चालू भी हो गया होगा। तो एक्सप्रेसवे का भी निर्माण पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के द्वारा तेजी से कराया जा रहा है। काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें भी होती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यानी ऐसा रेलवे ट्रैक जिस पर सिर्फ मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी या चौड़ी चौड़ी सड़कें, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, देश का एक हिस्से का सामान दूसरे हिस्से में बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा और कम खर्च में पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, देश का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें वृद्धि होगा और इन्वेस्टर को जो ये हालात हैं, ये जो स्थितियां हैं, वो और ज़्यादा आकर्षित करेंगी। तो उससे ओवरऑल क्या होगा, उससे ओवरऑल बजट का साइज हमारा बढ़ेगा और साथ ही साथ डिफेंस बजट का भी साइज बढ़ेगा और रक्षा बजट भी बहुत ही जल्द 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को भी क्रॉस कर जाएगा, ऐसा विश्वास किया जाना चाहिए।